सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका सीजी फाउंडेशन में। वी हैव डन 4 चैप्टर्स हम कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं लाइन एंड एंगल का चैप्टर निचोड़। चैप्टर नंबर 6 है हमारा लाइन एंड एंगल, क्लास 9th जो चैप्टर 6 है, ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं। उसका चैप्टर निचोड़ करते हैं। देखो लाइन वाइज चल रहे हैं, प्रॉपरली सिलेबस हो रहा है और एक्स्ट्रा ही होगा, आपके स्कूल से एक्स्ट्रा होगा, आप जितना आप ट्यूशन में पढ़ रहे हो उससे भी एक्स्ट्रा ही होगा। देखो एक तो होता है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन तो है ही है, मैंने उसको रिफॉर्म कर दिया निचोड़ में। निचोड़ में पढ़ेंगे भी इस चैप्टर का पूरा बेसिक का क्या निचोड़ है, उसका पूरा निचोड़ पढ़ लेंगे ताकि बेसिक अच्छे से हो जाए। फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन, प्रॉपर तरीके से चलेंगे। 80 आउट ऑफ 80 का मिशन है। अगर आप इस तरीके से चलते हो, आप डेफिनेटली जब आप फाइनल एग्जाम दोगे कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जो आपको आता नहीं होगा, अगर आप इस तरह से रेगुलर वर्क कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो चैप्टर 4 मैंने कर लिया, मैंने फर्स्ट चैप्टर करवा दिया, सेकंड करवा दिया, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ इक्विलिड ज्योमेट्री आता था जो कि सिंपल सा चैप्टर है और लेस स्कोरिंग है, उसको उड़ा देंगे एक वीडियो में। उसके बाद मैंने सोचा कि लाइन एंड एंगल को पकड़ते हैं, थोड़ा सा बच्चों को लेंदी भी लगता है, मुश्किल भी लगता है, बट इसलिए उसको पकड़ते हैं। और आपके पास टाइम भी है, हॉलीडे है आपकी, कर सकते हैं। ये तो आसान है, कभी भी उठा लो, एक लेक्चर में करवा देंगे, तो इसलिए 6 उठाया। नेक्स्ट आपको कौन सा चाहिए वो आप बताना। अब देखो क्या क्या चीजें हैं, हर चीज पढ़ते हैं बेसिक से। सबसे पहले कि चैप्टर का मीनिंग क्या है। चैप्टर का नाम है लाइन एंड एंगल, तो लाइन के बारे में बात करते हैं। लाइन से बेसिकली बात करें तो 3 चीजें निकलती हैं। एक लाइन निकलता है, एक लाइन सिगमेंट निकलता है, और एक रे निकलती है, रे। अब जब लाइन की बात करें तो लाइन को भाई, लाइन का तो ना ही कोई हमारा बिगिनिंग पॉइंट है, ना ही इसका कोई एंडिंग पॉइंट है। लाइन को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, इधर भी एरो लगा देते हैं, इधर भी। लाइन का ना ही कोई बिगिनिंग पॉइंट है, ना ही कोई एंडिंग पॉइंट है। लाइन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। जैसे मान लिया मैंने लिख दिया कि ए बी एक लाइन है। अब उसके ऊपर मुझे इस तरह से, ये अगर मैं इस दोनों एरो लगाता हूं तो मेरे को पता लगेगा कि ए बी एक लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन की बात होगी। ऐसे ही बात करते हैं उसके बाद सिगमेंट की। अब जैसे मैंने लिख दिया अभी एक लाइन है, अब लाइन सिगमेंट मतलब लाइन का टुकड़ा। एक लाइन का टुकड़ा वो क्या हो गया, सिगमेंट हो गया, उसका टुकड़ा हो गया। तो सिगमेंट की बात करें तो सिगमेंट, अब मैंने क्या करा, इसमें से एक टुकड़ा निकाल लिया। मान लिया एक एक्स वाई, मैंने एक टुकड़ा निकाल लिया इसके अंदर से, तो ये मेरा क्या हो गया, ये लाइन सिगमेंट हो गया। इसको मैं क्या बोलूंगा, ये लाइन सिगमेंट है, ठीक है। जैसे मुझे लिखना हो एक्स वाई, लिखना हो कि एक लाइन सिगमेंट है, तो मैं क्या डालूंगा, इसके ऊपर एक प्रॉपर इस तरह से लाइन डालूंगा, ये सिंबल होगा। इसका सिंबल है कि एक सिगमेंट है, इसका सिंबल है कि एक लाइन है। अब रे की बात करें, रे क्या होती है, रे का जो है, रे का बिगिनिंग पॉइंट तो है बट एंडिंग पॉइंट नहीं है। एंडिंग में एरो डला रहे हैं, एंडिंग में मूविंग हो रहा है। बिगिनिंग तो है, वन एंड पॉइंट है बट दूसरा नहीं है, दूसरा मूव कर रहा है। सिंपल सी बात है। यानी अगर मुझे लिखना हो कि अगर मान लो ए बी है और मुझे लिखना हो, सिंबल क्या आएगा, मैं इस तरह से सिंबल डाल सकता हूं। यहां पर मेरा एक पॉइंट हो जाएगा फिक्स और यहां पर रे, यानी रे का क्या होगा, वन फिक्स पॉइंट होगा, दूसरा मूविंग होगा। हम उस दूसरी तरफ उसको डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, चाहे आप मुंबई ले जाओ, राजस्थान ले जाओ, इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये था मेरा लाइन, सिगमेंट और रे के बारे में। अब आपको मान लो कई बार क्या होता है कि आपको थ्योरम्स में या कहीं पे डिनोट करना होता है, ये बातें आपने 5th क्लास में पढ़ी होंगी, छोटी क्लासेस में। अब जैसे मैंने लिखा ए बी और ये बी सी और ये सी डी, अब इसके ऊपर ये सिंबल है, इसके ऊपर ये सिंबल है, इसके ऊपर ये सिंबल। आप मुझे बताना इसमें से लाइन कौन सी है, सिगमेंट कौन सा है, रे कौन सा है, कमेंट बॉक्स में राइट करना। ये क्वेश्चन आपके लिए है। उसके बाद जो जो पॉइंट्स है वो मैं आपको, मैंने सब, लाइट नहीं है आज, लाइट की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज डिजिटल बोर्ड पे पढ़ते। बट जो भी है पीडीएफ बनी हुई है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बने हुए हैं, वो मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल है हमारा सीजी फाउंडेशन, उसको फॉलो कीजिएगा, वहां पर इस चैप्टर के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे।
ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, सीजी फाउंडेशन। और अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उसके बाद क्या पॉइंट आते हैं, उसके बाद आता है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट्स नाम से ही क्लियर होता है, कोलिनियर, कॉमन इन लीनियर। मतलब अगर मैं लिखूं ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। मतलब पॉइंट जो एक सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हो, दैट आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। अब नॉन कोलिनियर कौन से होगी, नॉन कोलिनियर कौन से हो गए, ये और ये भाई साहब एक राजस्थान में बैठा है, एक मुंबई में बैठा है, एक कहीं बैठा है, ये मामा घर बैठा है, ये नानी घर बैठा है, और ये मेरी वाइफ के मायके घर बैठे है ना। तो मतलब ऐसे अलग अलग जगह पे बैठे हैं, तो ये नॉन कोलिनियर है, अलग अलग रूसे हुए हैं, एक दूसरे से लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, नॉन कोलिनियर पॉइंट। इज इट क्लियर? आप देख सकते हैं डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन मतलब मेरा मानना यह है, डोंट क्रैम द डेफिनेशन, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। और मानना क्या है, अब देखो आपको क्या करना है, डेफिनेशन को क्रैम मत करो, जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, मेक द डेफिनेशन। कंसेप्ट को समझो, डेफिनेशन बना दो। उसके बाद हम बात करेंगे कि एंगल की बात करें। अब लाइन पढ़ लिया, एंगल की बात करते हैं। एंगल के बारे में पढ़ते हैं। मान लिया ये लिख दिया मैंने, ये एक फिक्स पॉइंट हो गया, ये टू क्या होंगी, इसकी आर्म्स होंगी। मान लिया मैंने लिख दिया ओ ए बी, तो ये जो ओ ए है और ये ओ बी जो रेज है, ये टू रेज है, इसको क्या बोलेंगे, इसकी आर्म्स बोलेंगे। ये इसकी आर्म्स है एंगल की, ठीक है। और जो ये मेरा ये पॉइंट है, ये जिससे ये फिक्स पॉइंट से दोनों आर्म्स ज्वाइन है, उसको वर्टेक्स बोलेंगे। ये वर्टेक्स है। इज इट क्लियर? कोई डाउट यहां तक? उसके बाद चलते हैं आगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, मैं इसको लिख सकता हूं, मैं इसको एंगल ओ भी लिख सकता हूं, और मैं इसको, ये ओ बीच में आना चाहिए, मैं इसको एंगल ए ओ भी लिख सकता हूं, और मैं इसको एंगल बी ओ ए भी लिख सकता हूं। ये सारी चीजें हैं। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? तो ये एंगल है, एंगल ऐसे बनता है, लिखते कैसे हैं, बनता कैसे है, वो सारी चीजें ऐसे हैं। अब डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन तो कोई इसमें है ही नहीं इतनी खास कुछ, जस्ट एक छोटा सा कंसेप्ट है। आगे चलते हैं भाई। उसके बाद हम बात करते हैं एंगल्स कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अब एंगल्स के टाइप कौन कौन से हो गए हमारे, एक्यूट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, उसके बाद राइट एंगल हो गया। इन सारे एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब एक्यूट एंगल कौन सा होता है भाई, व्हेन एंगल मेजर बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, 0 और 90 डिग्री के बीच में। जैसे मैं आपको डेफिनेशन बता भी देता हूं, जैसे मैंने लिखना है एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल की बात करते हैं। एक्यूट एंगल मतलब एंगल जो 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करता हो, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। सिंपल सिंपल सी लैंग्वेज है। अब 0 और 90 के बीच में जितने भी एंगल लाई करते हैं वो एक्यूट एंगल है। 30, 60, 45, 85, ये सारे छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, उसके बाद फटाफट करते रहते हैं। अब राइट एंगल, राइट एंगल कौन सा हुआ भाई, 90 डिग्री, जो 90 डिग्री का वो राइट हो गया। उसके बाद आ गया ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा हुआ, जो 90 और 180 के बीच में लाई करता है, वो हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, 90 और 180 के बीच में। तो आप मुझे बताइएगा 120 डिग्री, 135 डिग्री, ये सारे ऑब्ट्यूज एंगल है। आप मुझे बताइएगा और कौन सा है जो ऑब्ट्यूज है। अब उसके बाद पढ़ते हैं भाई स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट, ये स्ट्रेट एंगल है, ये 180 डिग्री, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन सा एंगल हुआ, स्ट्रेट एंगल। उसके बाद पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं भाई। इसको मैं रब कर दूं, देखो रिफ्लेक्स,
इसको ध्यान से समझना, इसके बेस पे क्वेश्चन भी करेंगे। रिफ्लेक्स एंगल की अगर बात करें तो ऐसा एंगल जो 180 से तो बड़ा हो बट 360 से कम हो, लाई बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। जैसे जैसे ये यहां तक चल रहा है, यहां तक अगर बात करें, मान लिया मैंने इस लाइन को इस तरह से कर दिया। अब ये जो एंगल है, ये एंगल तो ये एंगल क्या है, 180 से छोटा है, बट ये जो बच गया ये वाला, ये सारा, ये एंगल कौन सा है, रिफ्लेक्स एंगल है। तो पहली रिफ्लेक्स एंगल की कंडीशन क्या है, दैट विल बी लाई बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो मतलब पहली कंडीशन क्या है, वो 180 और 360 के बीच में होगा। रिफ्लेक्स एंगल की पहली कंडीशन ये। अब आपको किसी भी, अब क्वेश्चन आ जाता है, भाई कि एक एंगल दे दिया, फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB, इस एंगल का रिफ्लेक्स निकाल लो। अब AOB जो मेरा है वो मान लिया AOB आपका 60 डिग्री है, तो जो इसका रिफ्लेक्स होगा ना AOB का, पहले तो जो भी जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स निकाल लेंगे पहले उस एंगल को निकाल लो, और उसका रिफ्लेक्स क्या होगा, उस एंगल को 360 में से माइनस कर दो। 360 में से ये वाला माइनस कर देंगे एंगल AOB, यानी एंगल 60 डिग्री, तो आ गया 300 डिग्री। तो रिफ्लेक्स ऑफ AOB दैट विल बी 300 डिग्री। तो जो भी एंगल है पहले उसको निकाल लो। अगर मान लो उस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 डिग्री में से उस एंगल को माइनस कर दो। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। आगे चले भाई, नेक्स्ट देखते हैं हमने क्या पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा बहुत बढ़िया PDF बनाई हुई थी बट लाइट नहीं थी। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल कौन सा हुआ, पूरा कंप्लीट एंगल जो 360 डिग्री का हुआ। ऐसे बोलते हैं ना कि भाई पूरी कंप्लीट पर्सनैलिटी को चेंज कर देंगे, 360 डिग्री चेंज कर देंगे पर्सनैलिटी को आपकी। ये पूरा कंप्लीट एंगल हो गया, ये पूरा 180 ऊपर हो गया, 180 नीचे हो गया, ये पूरा कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल हो गया। ये कंप्लीट एंगल हो गया 360 डिग्री। ठीक है, पूरा जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। आगे पढ़ते हैं भाई, आगे हमने क्या पढ़ना है नेक्स्ट कंसेप्ट पे। उसके बाद हमने पढ़ना भाई कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और एक्स्ट्रा। उसके बाद कौन सा, एक्सप्लीमेंट्री। एक्सप्लीमेंट्री ये नया आया, नया आया मार्केट में। देखो कॉम्प्लीमेंट्री, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, द एंगल, टू एंगल हैविंग सम 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब ऐसे एंगल जिनको कंबाइन करने से 90 डिग्री का सम है, टू एंगल हैविंग अ सम 90 डिग्री कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो बढ़िया से अपने वर्डों में। जैसे मैंने लिख दिया कि 30 डिग्री और एक है दूसरा 60 डिग्री, ये दोनों क्या है, इनका सम 90 डिग्री है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मान लो मैंने इसको लिख दिया एंगल A, इसको मैंने लिख दिया B, तो एंगल A प्लस B 90 डिग्री सम है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री वो कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे अगर एक एंगल 40 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होगा, 50 डिग्री, तभी तो टोटल सम 90 बनेगा। जैसे एक 40 था तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस 40 कितना हुआ, 50। इज इट क्लियर। अब भाई आगे चलते हैं। मान लिया एक एंगल x है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90 माइनस एक्स। x और 90 प्लस x और 90 माइनस x दोनों का सम करेंगे तभी तो 90 होगा। मतलब अगर आपसे पूछ ले भाई एक एंगल x है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 माइनस एक्स। मान लिया मेरे पास, हम दोनों के पास ना 90 टॉफीज है, आप चिंटू और मेरे पास, मान लो मैं मिंटू हूं, हम दोनों के पास 90 टॉफी है और मेरे पास 20 है। मैं थोड़ा कम भूखा हूं, आपको थोड़ी ज्यादा भूख लगी है, तो मेरे पास 20 है, तो आपके पास कितनी होंगी, 90 माइनस 20 70 होंगी। ऐसे ही अगर मेरे पास x है, x कुछ भी हो सकती है, 10 12 15 20 25 30 कुछ भी। अगर मेरे पास x है तो आपके पास 90 माइनस एक्स होंगी।
हम दोनों का सम 90 है ना, मेरे पास x है, मान लिया x 40 हो, तो आपके पास कितनी होंगी 90 माइनस 40, 50 आपके पास होंगी। ठीक है, एक एंगल अगर थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये चीज ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। उसके बाद हम पढ़ते हैं अभी सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री पढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री क्या होगा, द एंगल हैविंग सम 180 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री एंगल होगी। ठीक है, अब और बातें भी बताऊंगा मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी। अब जैसे मान लिया एक एंगल है मेरा 95 डिग्री, इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा 85 डिग्री, क्योंकि दोनों को मिला के 180 बनेगा। मानते हो ये बात। अब मान लिया मेरा एक एंगल x है, इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा 180 माइनस एक्स होगा, ये चीज समझना। दूसरा, अगर मेरे पास मान लिया एक एंगल थीटा है, तो दूसरा क्या होगा इसका सप्लीमेंट्री, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे। क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, इसका आंसर बताइए भी क्या आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं एक्सप्लीमेंट्री। बस टॉपिक देखते रहते हैं कौन कौन से टॉपिक है, ताकि कोई भी भूले ना, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। एक्सप्लीमेंट्री, एक्सप्लीमेंट्री ये नया आया मार्केट में। सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री तो हमने पढ़ा है, ये कहां से आ गया, तो इसी बात पे पानी हो जाए। देखो एक्सप्लीमेंट्री कौन सा हुआ, ऐसे दो एंगल जिनका सम है ना 360 डिग्री हो, ए और बी दोनों का सम 360 डिग्री है। मान लिया एक मेरा है 90 डिग्री, तो इसका एक्सप्लीमेंट्री कौन सा होगा 90, एक्सप्लीमेंट्री क्या होगा इसका 60 और 270 डिग्री, तभी तो दोनों का सम 360 आएगा। 90 और ये कितना हो जाएगा 270। इज इट क्लियर। अब जैसे और मैं आइए आपको मुझे बताना है, मान लिया मैंने एक लिख दिया 150 डिग्री, तो दूसरा इसका एक्सप्लीमेंट्री कौन सा होगा, तो मुझे बताना है क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में राइट करना। मैं नहीं बताऊंगा आपको कि 210 होगा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको। समझ आ रहा है चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, समझ आ रहा है ना। समझ आ रहा है तो कमेंट करिएगा और लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों पे शेयर कर दीजिएगा, है ना। अब मान लिया एक x डिग्री है, तो इसका एक्सप्लीमेंट्री कितना होगा 360 माइनस एक्स। हम दोनों के पास 360 टॉफी है, हम कितने भूखे हैं टॉफियों के, हमारे पास 360 टॉफी है दोनों के पास। और मान लिया मेरे पास 20 है, मैं थोड़ा कम भूखा हूं, तो आपके पास कितनी होंगी 360 माइनस 20, 340। इसलिए अगर एक 20 डिग्री है तो इसका एक्सप्लीमेंट्री कितना होगा 340 डिग्री, 360 माइनस 20। ऐसी अगर एक एक्स है तो उसका एक्सप्लीमेंट्री, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर एक थीटा है तो इसका एक्सप्लीमेंट्री क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, बस टॉपिक देखते रहते हैं और करते रहते हैं। अच्छा भाई ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एडजेसेंट एंगल पढ़ते हैं। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स पढ़ते हैं। जैसे मान लिया मैंने ये एंगल लिख दिया, ये एंगल बना दिया, और बीच में एक मैंने जेडाइन बना दिया, ये जेडाइन बना दिया बीच में, ठीक है। और मैंने ये लगा दिया, यहां पे मैंने ओ लिख दिया, ओ ए बी सी। अब आप खुद ही समझ जाएंगे देख के एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे। ये एंगल जो ये मेरा, ये मान लिया ये 1 और ये मान लिया मैंने 2, ये 1 और 2 दोनों एडजेसेंट एंगल है, पड़ोसी। इन दोनों की आर्म कॉमन है, इन दोनों की एक आर्म जो कॉमन आर्म है
पहली बात तो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं, उनकी कॉमन आर्म होती है, एक आर्म कॉमन होगी। जैसे इसमें कॉमन कौन सी है, OB, ये कॉमन आर्म है इसकी, ठीक है। और भाई इनका वर्टेक्स तो सिंगल एक ही फिक्स्ड वर्टेक्स है। अब कौन कौन से हो गया एडजेसेंट एंगल, या आप COB लिख लो या BOC लिख लो। मान लिया मैंने COB लिख दिया एंड BOA, एंगल BOA दोनों क्या है, ये एडजेसेंट एंगल है। इज इट क्लियर? इनकी कॉमन आर्म है। बट अगर मान लो मैंने एक और ये ड्रॉ कर दिया ऐसे, ये मैंने OABCD ड्रॉ कर दिया। अब मेरी बात सुनो, ये मान लिया मैंने थर्ड एंगल। अब वर्टेक्स तो इनका फिक्स है, वर्टेक्स तो फिक्स है, सेम है। बट आप मुझे बताइए कि क्या एंगल DOC यानी कि एंगल थर्ड एंड एंगल POA यानी एंगल 2, क्या ये एडजेसेंट एंगल है? जानने के लिए देखिएगा, क्या आप खुद देखिएगा, समझिएगा, क्या ये एडजेसेंट एंगल है? मुझे बताइए, क्या ये एडजेसेंट है? वर्टेक्स तो फिक्स है, कॉमन है, बट क्या अकेले वर्टेक्स से काम चलेगा? अब बात करनी, कंडीशन अप्लाई करनी है कि भी जो कि पापा की कंडीशन हो रही है। पापा की कंडीशन है भाई दादाजी का बेटा होना चाहिए। अब दादाजी का बेटा तो चाचा भी है, ताऊ भी है। दूसरी कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि दादाजी का बेटा तो होना चाहिए, साथ में मेरी मम्मी का हस्बैंड होना चाहिए, फिर सही है, फिर पापा की बात हो रही है। अगर सीधा एक कंडीशन अप्लाई करें, भाई दादाजी का बेटा होना चाहिए, फिर तो चाचू भी हो सकता है, फिर तो ताऊ भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन लगा दे साथ में कि मेरी मम्मी का हस्बैंड होना चाहिए, फिर बात हो रही है पापा की। ऐसे ही एडजेसेंट एंगल है भाई, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, मान लिया, बट कॉमन आर्म भी तो होनी चाहिए। आर्म इसकी कॉमन आ ही नहीं रही है, तो इसलिए इसको हम एडजेसेंट एंगल नहीं बोलेंगे, ये दोनों एडजेसेंट एंगल। इज इट क्लियर? कोई डाउट यहां तक? तो यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं। अभी आगे क्या पढ़ना है हमने? आगे पढ़ने से पहले क्या करेंगे, एक डस्टर लेंगे और इसको साफ करेंगे, तभी तो आगे पढ़ पाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ना है आगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर लीनियर लाइन पे होता है, स्ट्रेट लाइन पे। जैसे अब ये बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब मेरी बात सुनो, एक जो ये कौन सा एक स्ट्रेट एंगल है, ये एक स्ट्रेट एंगल है, इसको मैंने एक लाइन से ऐसे डिवाइड कर दिया। अब ये दो एंगल बन गए, ये 1 बन गया, 2 बन गया, इसको मैं O लिख लूं, AB। अगर मैं इसको ये लिखना चाहूं तो ये दो एंगल बन गए, दो एंगल का सम हो गया। तो ये 1 और 2 है ना, इन दोनों का सम 180 डिग्री, तो ये दोनों लीनियर पेयर हो गए। इनका सम 180 डिग्री है, तो ये लीनियर पेयर हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, अभी आगे क्या होगा, ये लीनियर पेयर हो गया, ठीक है। अब आप देखो कि भाई बच्चे पूछते हैं भाई लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री में क्या डिफरेंस हो गया। सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर में क्या डिफरेंस हो गया। अब लीनियर पेयर, ये तो लीनियर पेयर है, सप्लीमेंट्री ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। भाई ये तो बात सेम ही हो रही है। अब मैंने ये दो एंगल अलग अलग बना दिए, ये एंगल मैंने बना दिया 60 डिग्री का, ये अलग बना दिया, ये बना दिया 120 डिग्री का। अब ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री तो है, बट क्या आप इसको लीनियर पेयर बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हैं। मतलब लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर है जो लीनियर लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे, बट ये तो दो अलग अलग एंगल है। दो अलग अलग एंगल हो, उनको भी उनका सम 180 है, तो सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं, बट क्या इसको लीनियर पेयर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो ये डिफरेंस है लीनियर पेयर में और सप्लीमेंट्री में, ठीक है। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, आगे चलते हैं। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल।
वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करते हैं। वर्टिकली अपोजिट बिल्कुल सिंपल है। एक जैसे दो लाइनें काट दी मैंने, कहते सर काटना ही सिखाओगे, जोड़ना भी सिखाओगे। जोड़ना कब सिखाओगे, काटना सिखाते रहते हो। अब ये वाला, ये 1 मान लिया और ये 2 मान लिया। ये 1 और 2 वर्टिकली अपोजिट है, इन दोनों का सम क्या होगा, सम जो भी हो ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। और कौन कौन से हो सकते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। तो एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे और एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल होंगे। तो ये कौन सी होगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इज इट क्लियर। उसके बाद चलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन के कंसेप्ट पे। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, इंटरसेक्टिंग भाई जो एक दूसरे को काट रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो इस कॉमन पॉइंट पे। और यहीं पे आपको बता देता हूं कि बाइसेक्टिंग लाइन का क्या डिफरेंस है। फिर मैं कह रहा हूं ये देखने के बाद नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, इतने सारे नोट्स बन रहे हैं यहां पे। बाइसेक्टिंग जो बिल्कुल बीच में से काटे एक दूसरे को, मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल और ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो। इंटरसेक्टिंग में तो ऐसा नहीं है, इंटरसेक्टिंग में तो काटना है, कहीं मर्जी से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे गर्दन से काट दो, चाहे पैर काट दो, कुछ भी काट दो। बट जब बाइसेक्टिंग है ना तो तलवार चलेगी, बीच में से कटेगा। समझ आई ये बात, वो बाइसेक्टिंग होगी। तो ऐसा नहीं हो किसी के साथ। तो गर्दन से काटना तो इंटरसेक्टिंग, बट बीच में से काटना वो बाइसेक्टिंग हो गया। अब पैरेलल लाइन कौन सी होती है, पैरेलल लाइंस भाई ये एक लाइन ये ड्रॉ कर दी मैंने, ये लाइन ड्रॉ कर दी इसके साथ। इनके ये कहीं मर्जी ले जाओ, इसको राजस्थान ले जाओ, इसको भी राजस्थान ले जाओ। इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरा नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन विल बी सेम। हर जगह सेम रहेगा, यहां भी सेम रहेगा। अब ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, उनकी डायरेक्शन सेम एंगल पर होनी चाहिए। अब दोनों की डायरेक्शन अगर देखें, ये भी सेम एंगल पर इंक्लाइन है, ये भी सेम एंगल पर इंक्लाइन है। तो ये जो ग्रीन वाली है ये दोनों पैरेलल हैं, और ये दोनों ब्लैक वाली भी पैरेलल है। अब ये पेन है इस तरह से है, ये पैरेलल है, इस तरह से कर दिया तो भी पैरेलल है, ऐसे भी पैरेलल है। समझ आ रही है, ये पैरेलल लाइन है। इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा, जहां मर्जी ले जाओ। अब एक छोटी सी बात बता देता हूं आपको कि ये क्वेश्चन भी है, ये थ्योरम भी है। मैं आगे थ्योरम को बताऊंगा, बट अभी ना आप इसको समझ लो, ये कंसेप्ट को, ये काम आएगा आगे। कि अगर मान लिया एक मेरे पास एक्स लाइन है, मान लिया एक्स एक लाइन है, मैंने मान लिया एक एक्स लाइन है रेंडमली। अभी से एरो पे ध्यान मत दो, अभी फिलहाल ये समझ लो भी एक एक्स लाइन है, और जो एक्स लाइन है वो पैरेलल है वाई के, एक्स पैरेलल है वाई के। और एक और लाइन है जेड, वो भी पैरेलल है वाई के। तो यहां से सीखने को क्या मिला, एक्स पैरेलल है वाई के और जेड भी पैरेलल है वाई के। तो इसका मतलब एक्स और जेड, पहली बात तो ये तीनों आपस में पैरेलल होगी। अगर एक्स वाई के पैरेलल है और वाई जेड के पैरेलल है तो तीनों आपस में पैरेलल होंगी। और मैं ये भी कह सकता हूं कि अकेली एक्स और जेड ये भी पैरेलल होंगी, एक्स और जेड भी तो पैरेलल होंगी। जब तीनों आपस में पैरेलल है तो कोई मर्जी ले लो। सिंपल सी बात, एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं कि मान लिया मैं 10 साल का हूं, मैं दीक्षांत, मैं 10 साल का हूं। मतलब वैसे तो मैं थोड़ा सा चलो 15 का लगता हूं, बड़ी एज होगी थोड़ी पढ़ा पढ़ा के, वैसे 10 साल का हूं मैं। और मैं मान लिया मेरी एज राम के बराबर है, मेरी एज राम के बराबर है, जो दीक्षांत, डी फॉर दीक्षांत, मेरी एज राम के बराबर है। और राम जो भाई साहब है उनकी एज श्याम के बराबर है।
तो क्या मुझे बताओ, मेरी और शाम की एज बराबर होगी? कॉमन सेंस है। मेरी एज राम के बराबर है, बट राम भाई साहब शाम के बराबर है, तो क्या मेरी और शाम की एज बराबर होगी? देखो, मेरी एज 10 साल है और राम की मेरे बराबर है, तो राम भी 10 साल का हुआ। अब राम भाई साहब शाम के बराबर है, तो राम जब 10 का है तो शाम भी 10 का हुआ। इसका मतलब DIK सर और श्याम लाल, इन दोनों की एज बराबर होगी, यही बात है। अगर मैं मुझको X मान लू, राम को Y मान लू और शाम को Z मान लू, तो X बराबर है Y, Y बराबर है Z, तो मैं लिख सकता हूं X भी Z के बराबर है। ये छोटी छोटी सी बातें, ये समझनी आपको कुछ है ही नहीं है। आगे चलते हैं भाई, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन का कंसेप्ट है, उसको पढ़ते हैं पहले। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। यहां तक समझ आ गया भाई? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहां तक का। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या पढ़ूंगा मैं बताता हूं आपको। नेक्स्ट कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे कि पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में पढ़ेंगे। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? मान लिया दो लाइनें हैं, ये जा रही हैं बेचारी, ये मतलब जा रही है, खुशी खुशी घूम रही है, एक लाइन ऊपर से आई और उसको काट दिया, इस लाइन को बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ये है ट्रांसवर्सल लाइन। अब क्या जरूरी है कि ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को काटती है उसको ही बोलते हैं? मतलब क्या जो लाइन पैरेलल लाइनों को काटती है उसको ही ट्रांसवर्सल बोलते हैं? ऐसा नहीं है। अगर दो लाइनें ऐसे जा रही हैं, एक इधर जा रही है, एक बेचारी इधर जा रही है, एक लाइन इन दोनों को आके फिर काट देगी, तो ये भी ट्रांसवर्सल है। ऐसा नहीं है कि दो पैरेलल लाइन को जो लाइन काटती है वही ट्रांसवर्सल है, अगर नॉन पैरेलल लाइन को भी कोई काट रही है वो भी ट्रांसवर्सल है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। पहली बात तो ट्रांसवर्सल लाइन का मिथ समझ आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं। अब तक आपने देखा लाइट नहीं थी तो आपने क्या देखा? आपने लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में पढ़ा, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब तक आपने ये देखा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। अब आप क्या देखोगे? अब बड़े अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं। अब आप किसके बारे में पढ़ोगे? पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अब मान लिया दो लाइनें हैं, एक लाइन M है और एक लाइन N है, इनको एक लाइन काट रही है बेवजह। अब ये लाइन कौन सी होगी? ट्रांसवर्सल। अब ये जो ट्रांसवर्सल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन के साथ एंगल बनाएगी। वो एंगल कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या नाम है, वो क्यों बने हैं, और वो सारे एंगल आपके लाइन एंड एंगल चैप्टर में यूज होंगे। तो अब जितने 10-15 मिनट का जो भी आगे वाला लेक्चर होने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मान लिया अब ये लाइन काट रही है, एक तो ये एंगल बना रही है एंगल 1, और ये बना रही है एंगल 2, ये वाला एंगल 3, और ये वाला एंगल 4, ये 5, 6 बना रही है, ये 7, और ये 8 एंगल बनाएगी। टोटल 8 एंगल्स बनाएगी ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस के साथ। पहली बात तो समझ आई। आगे चलते हैं। अब इन एंगल्स को क्या क्या नाम है पहले मैं बताता हूं। पहले किसकी बात करते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं। सिंपल से करते हैं स्टार्ट। सिंपल, पहले वर्टिकली अपोजिट लेते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट कौन कौन से हैं? वर्टिकली अपोजिट मार्कर दूसरा ले लेते हैं। कौन से वाला लू? ये वाला, ये चलेगा इस पे, ये ले लेते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट कौन से हो गए? ये वाला और ये वाला। 1 बराबर होगा एंगल 3 के, और 2 और एंगल 4 ये इक्वल होंगे, ये वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। और 6 और 8 और 5 और 7, ठीक है। तो यानी 1 3 2 4 मैं यहां पर लिख देता हूं। वर्टिकली अपोजिट कौन कौन से हुए? एंगल 1, एंगल 3 बराबर है 2 4 6 8 5 7,
एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 8 और एंगल 5 और एंगल 7, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये समझ आया, पहला कंसेप्ट समझ आया, वर्टिकली अपोजिट कौन से हैं। अब आगे चलते हैं, इसको रब कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, लीनियर पेयर देखते हैं कौन कौन सा है। लीनियर पेयर, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री और वो जो स्ट्रेट लाइन पे हो, तो लीनियर पेयर कौन कौन से हो सकते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो दो एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2, ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये लाइन इसको कट कर रही है, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये भी 180 डिग्री होगा। इसी तरह से ये 3 और 4, क्लियर। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं, ये 2 और 3, ये भी तो 180 है, ये एक लाइन जा रही है, ये अच्छा ये 180 है। आप इसको देखो, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इस तरह से जा रही है, ये इसको काट रही है। अब देखो ये तो एक स्ट्रेट लाइन हुई ना, ये स्ट्रेट लाइन हुई और ये लाइन इसको काट रही है, तो ये भी तो 180 होगा इनका सम भी। अगर ये लाइन ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी काटेगी, ये तो स्ट्रेट है ही है ना, तो ये तो पूरा 180 है ही है, इसको काट देंगे तो ये भी 180 आएगा। तो 2 और 3 भी 180 है, 1 और 4 भी 180 है। मतलब आपको कहने का मतलब क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन को जब ये लाइन काटती है तो जो दो एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, उसको लीनियर पेयर बोलते हैं। ऐसे तो 5 और 6 भी होगा सर, ये 5 और 6, 7 और 8, ये दोनों पेयर किसके बराबर है, 180 डिग्री के। 5 प्लस 6 और 7 प्लस 6 180 डिग्री के बराबर है दोनों का सम। ऐसे तो सर 6 और 7 भी होगा, 5 और 8 भी होगा। यस सर, ये भी होंगे। चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, समझ आ रहा है, क्लियर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं स्टेप वाइज। हर एक जो टाइप है उसको बड़े अच्छे से करेंगे। आगे चलते हैं भाई, कंडीशन नेक्स्ट पे चलते हैं। We have done linear pair, we have done vertically opposite angle. Now it's time to move on the corresponding angles. But before starting this, we have some another angle that is interior linear pair. इसको पढ़ते हैं। इंटीरियर लीनियर पेयर क्या होता है, यहां पे लिखते हैं इंटीरियर लीनियर पेयर। लास्ट में उनके पास आऊंगा मैं कोरस्पॉन्डिंग पे। इंटीरियर लीनियर पेयर ये बड़ा ही बढ़िया है, देखो इसको समझो। इंटीरियर का मतलब अंदर वाले, लीनियर पेयर मतलब ऐसा पेयर जिनका सम 180 डिग्री हो। तो कहने का मतलब आपको क्या कहना चाह रहा है कि ऐसा एक पेयर इंटीरियर जिसका सम 180 डिग्री हो, वो कौन सा है जानने के लिए देखिए इसके इंटीरियर में कौन कौन से एंगल है। ये इसका इंटीरियर पार्ट है, 3, ये 3 और 4 और 5 और 6, ये सारे इसके इंटीरियर में है, ये सारे एंगल इसके इंटीरियर में है। अब लीनियर इंटीरियर पेयर कौन सा होता है, जब दो लाइनें होती है, ये दो लाइन है और इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन जो काटती है, तो जो ये एंगल बनेगा और ये एंगल बनेगा, जैसे इधर ये 3 है और ये 6 है और ये इधर 4 है और इधर ये 5 है, तो जो एंगल 3 प्लस एंगल 6 ये 180 डिग्री होगा और एंगल 4 प्लस 5 ये भी 180 डिग्री होगा। ये लीनियर इंटीरियर पेयर है, इन दोनों का जो यहां पर ये लीनियर इंटीरियर पेयर है। समझ आई बात, ऐसे ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल, समझ आ रही है बात, कोई डाउट यहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं, इसको रब कर लो भाई। इंटीरियर लीनियर पेयर में ये दोनों आएंगे, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में राइट करना। उसके बाद हम पढ़ते हैं, हमने ये पढ़ लिया, कोरस्पॉन्डिंग आ गया। उसके बाद अल्टरनेट दो टाइप होते हैं, अल्टरनेट से पहले हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ते हैं, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग
कोरस्पोंडिंग एंगल्स, इनको पढ़ते हैं बड़े प्यार से, अच्छे से पढ़ते हैं, फ्रेश माइंड से। कोरस्पोंडिंग कौन कौन से होंगे? देखो भाई, जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, इनको ना एक ट्रांसवर्सल काट रही है, जो ये बनेगा, ये वाला और ये वाला, ये ऊपर वाला और इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर वाला और इस लाइन के भी ऊपर वाला, मतलब ये रेड लाइन है, इसके ऊपर वाला 2 है, ये रेड लाइन है, इसके ऊपर वाला 6 है, तो भाई ये इक्वल होंगे। एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 6, दैट इज कोरस्पोंडिंग एंगल्स। इज इट क्लियर? दूसरा, सेम साइड में ही, पहली बात तो जो कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं वो सेम साइड में होते हैं, ठीक है। अब देखो, और इस लाइन के नीचे वाला ये, और इस रेड लाइन के नीचे वाला 3 और 7, जैसे इसके नीचे वाला ये और इसके नीचे वाला ये भी कोरस्पोंडिंग एंगल्स होंगे। 3 और 7 भी कोरस्पोंडिंग होंगे। इज इट क्लियर? समझ आया यहां तक? ऐसे ही जो इस तरफ है, जो राइट साइड में था, सेम एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड में। समझ आया? अब आप बताओगे, मैं नहीं आपको बताऊंगा कि इस साइड में एंगल 1 रेड लाइन के ऊपर वाला और ये भी रेड लाइन के ऊपर वाला, मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 कोरस्पोंडिंग होंगे, आप बताएंगे। और मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि रेड लाइन की ये नीचे वाला और इसके ये नीचे वाला ये कोरस्पोंडिंग होंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करके बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। तो एंगल 4 और एंगल 8, दीज आर द कोरस्पोंडिंग एंगल्स। यहां तक कोई डाउट? 4 एंगल्स बने हैं, समझ आया? कोरस्पोंडिंग क्लियर। अब लास्ट एंगल बचा है सिर्फ अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल 2 तरह के होते हैं, एक भाई इंटीरियर होते हैं, एक एक्सटीरियर होते हैं, और ये हमेशा अपोजिट साइड में होते हैं, अपोजिट। तो इसको समझते हैं। अब ये अल्टरनेट कौन से हैं, प्यार से समझते हैं, है ना। चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी सारे समझ लिए हैं। अब हमारे बच गए हैं कौन से वाले? अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स, अब ये 2 तरह के होते हैं, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। पहले क्यों ना हम इंटीरियर वालों को, अंदर वालों को पकड़े। घर में समाज को सुधारना है, पहले घर वालों को सुधारो। घर वाले सुधर जाएंगे, समाज शायद सुधर जाए। घर वाले नहीं सुधर रहे हैं तो क्या करें? तो इसलिए पहले अंदर वालों को पकड़ते हैं, इंटीरियर को। इंटीरियर देखो, ये 2 लाइन है, ये सारा पोर्शन ये इंटीरियर है। ये 2 लाइनों के बीच में, ये 2 लाइनों के बीच में जो पोर्शन है ये इंटीरियर है। सर ये क्या कर दिया आपने, इतनी बढ़िया पेंटिंग बना दी, हमसे तो नहीं बनती। मैं ज्यादा इसलिए नहीं बनाता, कई बार फोन आने लग जाते हैं, भाई इतनी बढ़िया पेंटिंग बना रहे हो, हमारे लिए बनाओ। फिर क्या क्या करूं मैं, मतलब ये भी करूं वो भी करूं। अब देखो, जो ये कौन सी साइड में होते हैं? पहली बात, ये अपोजिट साइड में होते हैं, ये अपोजिट साइड में होते हैं। अब जैसे मान लिया ये 2 ट्रांसवर्सल, 2 पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इंटीरियर में ये वाला और ये वाला ऐसे बनेगा, ये ऐसे ऐसे, ये वाले जैसे वो परशुराम जी का है ना, मतलब जैसे ये वाली, ये दोनों एक लाइन ली, एक इधर, एक जिडाइन इधर बना दिया, एक जिडाइन इधर बना दिया, इस तरह से। ये वाले इंटीरियर है, कौन से? अल्टरनेट, मतलब एंगल 3 और एंगल 5। ये 3 है, ये 5 है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर है, एंगल 3 एंड एंगल 5। और अगर ये वाला है तो क्यों ना ये वाला भी तो हो सकता है सर। हाँ जी, ये वाला भी होगा, तो एंगल 4 और एंगल 6 ये भी होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। समझ आ रहा है? ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर। अब जो अल्टरनेट इंटीरियर है, उनके ही जो ऊपर बैठे हैं, इनके पापा जी, इनके दादाजी, वो अल्टरनेट एक्सटीरियर है। कौन से भला? देख लेते हैं। देखो, इस 3 के ऊपर बैठा है ये 2,
इस 3 के साथ अल्टरनेट इंटीरियर में 3 के साथ 5 था, 5 के नीचे बैठा 8। तो इसका मतलब अगर ये दो लाइनें खींची हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर हुए। इस लाइन के ये ऊपर वाला और दूसरी साइड उस लाइन के नीचे वाला, ये कौन से हुए? अल्टरनेट एक्सटीरियर। देखो अब आपको इंटीरियर पता लग गया, 3 और 5 इंटीरियर थे, 3 के ऊपर वाला 5 के नीचे वाला ये भी है। आपको इंटीरियर समझ आ गया, एक्सटीरियर में कंफ्यूजन है। इंटीरियर के जो ऊपर वाले हैं वो अल्टरनेट एक्सटीरियर हैं। तो 3 और 5 तो इंटीरियर थे, बट अब बात कर रहे हैं एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर तो 3 के ऊपर वाला 2, 3 के ऊपर वाला 2, मैं नहीं भाई तुम्हारे ऊपर वाला तो एक ही है। 5 के ऊपर वाला 8, नीचे वाला ये, ठीक है, ऊपर वाला 2, नीचे वाला जेठ। चलो 8 है, जेठ नहीं है भाई। इधर साइड आ जाओ, 4 के ऊपर वाला 1, 6 के नीचे वाला 7, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर है। तो ये दो तरह के हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर, कुछ है ही नहीं है। ये तो छोटी छोटी सी बात है। अगर आप इसमें ही कंफ्यूज हो रहे हो तो आप एनटीएससी, ओलंपियाड, कॉम्पिटिटिव, फ्यूचर कॉम्पिटिटिव टेस्ट वहां पे कैसे करोगे? नहीं होगा। इसको अच्छे से फ्रेश माइंड से पढ़ो, एक कॉपी पेन लेके फ्रेश माइंड से बैठो, फ्रेश माइंड से नोट करो, फ्रेश माइंड से इसको पढ़ो। कुछ भी नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। आगे क्या है जानने के लिए देखिए, ये मैंने कर दिए हैं, ठीक है, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा सीजी फाउंडेशन पे, ये भी हो चुका है। अब थ्योरम 6.6 है, ये मैंने आपको समझा दी है। अभी थ्योरम का मैं सेशन अलग से लूंगा, सारी थ्योरम उसमें लेके आऊंगा, सारी थ्योरम समझाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। अभी यहां पे मैं आपको थ्योरम्स जो उसके मीनिंग है, जो कंसेप्ट है वो समझा रहा हूं। ये मैंने आपको समझा दिया, भी एक्स वाई के पैरेलल है और जेड भी वाई के पैरेलल है, तो तीनों आपस में पैरेलल होंगी, और एक्स भी जेड के सिंगल भी पैरेलल बोल सकता हूं। ये थ्योरम 6.6 बोलती है। समझ आया? आगे चलते हैं। अब एंगल सम प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है ये हमने पढ़ लिया भाई। एंगल सम प्रॉपर्टी जो यू मस्ट हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस, माइट बी इन 6th क्लास, 7th और 8th माइट बी। व्हाट अबाउट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल? एंगल्स क्या होते हैं? 3 होते हैं ट्रायंगल में, और तीनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। एंगल 1, एंगल 2 और इसको 3 मान लिया। इसको ए मानना, इसको बी मानना, इसको सी माना। तो छोटी सी बात है भाई, तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। थ्योरम्स करेंगे, इनको प्रूव भी करेंगे। अभी समझते हैं कि कंसेप्ट कौन कौन से हैं। फिर एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आती है। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल। सर हमारे तो बाहर वाला बहुत गंदा है। चलो जो भी है, आप उसके साथ अच्छा रिलेशन रखो। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, गलत नहीं बोलना, सही करते हैं। अब जैसे मान लिया ये ट्रायंगल है, मैं आप छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये ट्रायंगल, ये मान लिया ए बी और ये सी। सर मुझे ए बी सी डी तो आती है। ये मान लिया मैंने आगे लाइन ड्रॉ कर दी। अब ना ये इस ट्रायंगल का ये बाहर वाला एंगल है, ये वाला एंगल। मान लिया ये एंगल 4 है, मैंने दिखा रखा, और ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो जो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल होगा, उसके सामने जो साइड होगी उस पे जो दो एंगल बने होंगे, एक्सटीरियर एंगल उन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। सो अकॉर्डिंग टू द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसके सामने कौन सी साइड है? ये, इसके दोनों के सम के बराबर होगा। समझ आ रही बात? सिंपल सी बात है। ऐसे ही अगर मैं इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल लेना चाहूं, ये वाला, और इसको मान लिया मैंने 6 मानना है, और ये वाला मेरा 3 था, तो ये बाहर वाला ये 6 हो गया।
अब इसके सामने जो साइड कौन सी है, इसके सामने साइड ये पड़ी है, इस पे दो एंगल बन रहे हैं ये, तो देयरफॉर एंगल 6 किसके बराबर होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 के। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलती है। क्लियर? इनको थ्योरम्स को प्रूव करेंगे अलग से वीडियो में, सारी थ्योरम्स को करेंगे। अब मैं बात करता हूं 5 की। ये एंगल 5 है, ये 5, इसके सामने वाली साइड पे दो एंगल पड़े हैं। मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि एंगल 5 किस किस के बराबर होगा, एंगल 2 प्लस कौन सा एंगल होगा, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करिएगा ये किस एंगल के बराबर होगा। तो इसी बात पे लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी। कहती है मेरी नानी कि पीते रहो पानी। चलो, डिफरेंस बिटवीन लीनियर पेयर एंड सप्लीमेंट्री एंगल आई हैव टोल्ड यू, इसके बारे में मैंने बता दिया पीछे, अभी वीडियो में पीछे आपने समझा होगा, ठीक है। और सेकंड थिंग, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भाई। और एक और चीज, मैं पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा इस चैप्टर का, जो टॉपिक कटे हुए हैं, रिमूव है इस सेशन में 2022 और 23 का जो सेशन अब वाला है, बता दूंगा आपको कौन सा नहीं करना है, बट एक बार गो थ्रू जरूर हो जाना। बट अब नेक्स्ट जो ईयर आएगा उसमें तो क्या पता ये रिमूव ना ही हो, तो ये सबके लिए वीडियो है। जो टॉपिक कटे हैं इन सेशन वालों को बता दूंगा, वो करना चाहे तो कर लेना, नहीं तो गो थ्रू हो जाना, वरना मैं सारे टॉपिक करवाऊं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में सिलेबस नहीं कटेगा। तो नेक्स्ट ईयर वाले अगर देखना चाहे तो उनके लिए सारी डिटेल है इस वीडियो में। आगे चलते हैं। अब एक्सियम है। एक्सियम क्या बोल रहा है, ये हमारा एक्सियम 6.1 है कि if a ray stand on a line then the sum of two adjacent angle is formed is 180 डिग्री। मतलब किसकी बात कर रहा है ये, लीनियर पेयर की। सीधी मतलब पापा की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि मम्मी का हस्बैंड कौन है, मम्मी के हस्बैंड की बात कर रहा है। एक तो सीधा पूछ लिया व्हाट इज योर फादर नेम, एक दूसरा क्या पूछता है व्हाट इज योर मदर हस्बैंड नेम, मतलब बात तो पापा की हो रही है ना। अब ये क्या कहना चाह रहा है, रे स्टैंड ऑन अ लाइन एंड सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, ये दोनों जो एडजेसेंट एंगल है, ये रे स्टैंड हो रही है लाइन पे, इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री हो रहा है। तो आप मुझे सीधा सीधा क्यों नहीं बता रहे कि लीनियर पेयर की बात चल रही है ना, सीधा सीधा बता दीजिए। तो मतलब वही बात है ना, सीधा नहीं बता रहे। क्लियर? अब पता लग गया। अब बोर्ड में भी ऐसा होता है, स्कूल में पूछेंगे व्हाट इज योर फादर नेम, और बोर्ड में पूछ लेंगे व्हाट इज योर मदर हस्बैंड नेम, बच्चे घूम जाएंगे। बात तो पापा की हो रही है ना, समझा करो इस चीज को। आगे चलते हैं। दूसरा एक्सियम क्या कहता है, एक्सियम 6.2 क्या कहता है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है, ये 1 और 2 है, मान लिया इन दोनों का सम 180 डिग्री है, एडजेसेंट, ये दोनों एडजेसेंट है, तो जो नॉन कॉमन आर्म होंगी, ये तो कॉमन है, ये नॉन कॉमन है, ये नॉन कॉमन है, ये वाली और ये वाली, तो ये स्ट्रेट लाइन बनाएगी। सिंपल सी बात है। अब मान लिया मैंने ये एंगल बना दिया, ये कॉमन आर्म है, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 दोनों एडजेसेंट है, एडजेसेंट एंगल है 1 और 2। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इन दोनों का सम 180, अब इन दोनों का सम 180 तो नहीं है, बट अगर इन दोनों का सम 180 कब होगा, इन दोनों का सम 180 कब होगा, जब ये मान लिया ये एंगल है एक, और दूसरा ये मान लिया 1 है, ये मान लिया 60 डिग्री है, एक दूसरा और ले लिया ये 120 डिग्री है। अब ये दोनों एडजेसेंट है, इन दोनों का सम 180 कब होगा, जब ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा और ये पूरा एंगल एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो सिंपल सी बात है, अब ये दोनों तो स्ट्रेट लाइन बनाने से रहे, ये एंगल तो स्ट्रेट लाइन बना नहीं सकता, ये बना देगा। जैसे इसको थोड़ा सा खोल दूंगा मैं, इसके आर्म्स दोनों ओपन कर दूंगा और ये ऐसे स्ट्रेट लाइन हो जाएंगी, तो भाई इस तरह से ये और ये रे स्टैंड हो रही है ना, ये जो ब्लैक फेस है ना इसके ऊपर ये रे स्टैंड हो रही है, तो समझ लो ये स्ट्रेट लाइन है और ये बीच में जो ब्लैक फेस है ये रे है। तो इस तरफ जो एंगल है, इस तरफ जो एंगल है 180 सम है, और ये रे का ये स्ट्रेट लाइन का काम कर रही है। समझ आया?
या अल्लाह कर मदद। क्लियर? तो ये एक्सियम 6.2 कह रहा है, मतलब उल्टा। तो यहां पर भी यही बात बोल रहा है। पहले उसने बोल दिया कि भाई जो पापा होते हैं उनको पिताजी कहते हैं, बट जो डैडी है उनको भी पिताजी कहते हैं। मतलब ये पूछ रहा है कि भाई जो दादाजी के बेटे हैं वो पापा जी हैं, और दूसरा जो आपकी मम्मी का हस्बैंड है वो भी पापा जी है। समझ आ रही है बातें? तो ये बस घुमा दिया, वाइस वर्सा। पहले वो बता दिया फिर ये बता दिया। इसी बात पे लेट मी हैव अ पानी थोड़ा सा बचा है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है थ्योरम, उसके बाद फिर एक और थ्योरम है, फिर ये हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अभी हम दो प्यारी प्यारी सी थ्योरम कर लेते हैं, वो मैं इसी निचोड़ में करवा रहा हूं दोनों थ्योरम को, और अलग से थ्योरम की वीडियो बनाएंगे इस चैप्टर की। थ्योरम्स की वीडियो अलग से बनाऊंगा। इसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज चलेंगी। देखो पहले ना इस सॉल्यूशन से पहले आपको निचोड़ जरूर देखना है। निचोड़ देखेंगे ना तो सारा डिटेल आपको पता लग जाएगी चैप्टर की, फिर हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे। चलो आगे चलते हैं। कौन से वाला ले? ये वाला ले ले, इसको थोड़ा छोटा कर दे। क्या कह रहा है ये थ्योरम में? थ्योरम 6.1, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये तो हमें पता ही है। अब ये कह रहे हैं भी दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब ये तो हमें पता ही है, बट इसको प्रूव करना बाबू मोशाए, प्रूव करना कर देते हैं। देखो जब भी थ्योरम्स को प्रूव करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन, गिवन क्या है? मैंने ये डायग्राम बना दिया, आपके सामने है। एक एओबी लाइन ले ली है और एक सीओडी लाइन ले ली है, ये बीच में ओ है। ये 1 2 3 4 मैंने दिखा दिए हैं। क्लियर? अब ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है एट ओ, ये मेरा गिवन है। गिवन में लिख दिया। टू प्रूव, जो आपको प्रूव करना है, क्या एंगल 1 और 2 इक्वल प्रूव करने हैं क्योंकि ये दोनों वर्टिकल है, और या एंगल 3 और 4 दोनों में से एक कर दो, दूसरे पे सिमिलरली लिख देंगे। बस क्या ही दिक्कत है? कोई दिक्कत है ही नहीं। तो प्रूव करना। अब ये गिवन लिखते हैं, फिर लिखते हैं टू प्रूव, जो प्रूव करना है, फिर प्रूफ। भाई हम ऐसे प्रूफ करेंगे। देखो अब प्रूफ कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है। देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये एओबी जो लाइन है, ये एंगल 1 और एंगल 3, ये इसकी रे का काम कर रहा है। मतलब मैंने ये एओबी लाइन ड्रॉ करी, ये ए बी और ओ, जो ये बीच में ये रेड वाली रे चल रही है, तो यहां पर जो एंगल 1 है और यहां पर एंगल 3 है, तो कहीं ना कहीं आपको दिख नहीं रहा, ये लीनियर पेयर का काम कर रहा है। ये स्ट्रेट लाइन चल रही है और ये रे काट रही है, तो एंगल 1 और 3 इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि एंगल, मैं लिख सकता हूं ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन ठीक है। एंड और मैं क्या लिख सकता हूं? रे ओ सी ओडी, ओडी ये ओडी है सॉरी, रे ओडी कट ए बी। ये वैसे डेकोरेशन के लिए लिख लो, आप एग्जामिनर खुश करना है, वरना आप सीधा भी लिख सकते थे कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आप लिख सकते हो एंगल 1 मेरा एंगल एओडी है। थोड़ा सा और एग्जामिनर खुश लिखना है, खुश करना, तो एओडी लिख दो और डीओबी लिख दो। इसको फर्स्ट मान लिया, ये फर्स्ट हो गया।
यहां तक कोई डाउट नहीं है। और ऐसे ही अगर मैं लिखना चाहूं तो अगर मैं इसको ले लूं, ये सी और डी रे को ले लूं, और ये इस OB को, सी और डी स्ट्रेट लाइन को ले लूं और इस OB को ले लूं, तो ये 3 और 2 इनका सम भी तो 180 डिग्री है। तो एंड मैं लिख सकता हूं एंगल 3 और 2, ये भी एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू ये भी 180 डिग्री है, फॉर्म लीनियर पेयर। ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। और मैं इसको और क्या लिख सकता हूं थोड़ा डेकोरेशन के लिए, DOB और BOC। तो ये मेरी सेकंड होगी। अब डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट भी 180 के बराबर है, सेकंड भी 180 के बराबर है, तो दोनों 180 के बराबर होंगी, तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो एंगल 1 + 3 इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू एंगल 3 + 2। ये किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल है। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 3, तो हैंस प्रूव्ड। बस कोई नंबर नहीं काट सकता आपके, ये प्रूव हो गया। देखो 1 और 3, 1 और 2, 1 + 3 और 3 + 2, 1 और 2, ठीक है भाई, 3 से 3 कट गया, 1 और 2 आएंगे। 1 + 3 और 3 + 2, 1 + 3 और 3 +, हाँ ठीक तो है यार, 1 + 3 और 3 + 2, यहाँ पर 3 आएगा भाई, ये 3 है। छोटे छोटे शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। ये 3 है, आपने बताया नहीं मुझे, ये देखो ये 1 + 3 है, आप भी नहीं बताते हैं। ये 1 + 3 है, उधर 3 + 2 है, तो 3 से 3 कट गया, तो 1 और 2 बराबर है, तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया। अगर ये प्रूव हो गया तो अब दूसरा पार्ट प्रूव करने की नीड नहीं है। दूसरे पार्ट में आपको 3 और 4 प्रूव करना है, ये और ये वाला और ये वाला, ये प्रूव करने की नीड नहीं है। बस आपको क्या लिखना है यहां पर, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सिमिलरली। तो ये मेरा हो गया है हमारी थ्योरम 6.1। क्लियर? यहां तक कोई डाउट भाई? इतना हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, थ्योरम 6.6। अब यहां तक हमने इतनी करनी है, 2 ही थ्योरम करेंगे। 6.6 क्या कहती है देख लेते हैं, क्या कह रही है। ये सुनना तो पड़ेगा, वरना शर्मा जी का बेटा ज्यादा नंबर ले जाएगा। पानी पड़ा ही नहीं, आपके सामने है, बिना पानी के पढ़ाते। लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये मैं आपको समझा चुका हूं प्रैक्टिकली, अब थ्योरेटिकली प्रूव करेंगे इसको। भाई अगर एक लाइन, वो मैं समझा चुका, इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, तो वो आपस में सारी पैरेलल होंगी। और इसमें क्या कह रहे हैं, ये तो होगा ही, लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब एक एक्स लाइन है वो, और एक जेड लाइन है। एक्स वाई के पैरेलल है और जेड भी वाई के पैरेलल है, तो मतलब एक्स और जेड आपस में पैरेलल होंगी। ये प्रूव करना है। अब इसको प्रूव कैसे करें, कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को गिवन में क्या है, गिवन लिखते हैं।
गिवन देखते हैं। गिवन में हमने ले लिया एक एल ले ली लाइन, एक एम ले ली और एक एन ले ली, एक ट्रांसवर्सल कट कर दी। गिवन में हमने ले लिया कि एल जो है एम के पैरेलल है और एम जो है वो एन के पैरेलल है। हमने ले लिया कि एल एम के पैरेलल और एम एन के पैरेलल है। अब हम प्रूव क्या करेंगे कि एल पैरेलल एन हो जाएगी। देखो हमने क्या करा, एल एम के पैरेलल ली और एम को हमने एन के पैरेलल ले लिया। अब हम प्रूव करेंगे कि एल और एन भी पैरेलल है। वैसे तो सिंपल सी बात है, ये कोई पूछने की बात है, वैसे तो है ये पैरेलल, बट फिर भी अगर हमें करके दिखाना तो कैसे करेंगे। देखो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ये तीनों लाइन ले ली। कंस्ट्रक्शन में ड्रा ट्रांसवर्सल लाइन ए बी विच इंटरसेक्ट द लाइन। हमने एक ए बी ट्रांसवर्सल लाइन ले ली, समझ आ रहा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा हमने पेज नहीं ऐड किया तो यहीं पे सॉल्व कर दे। देखो जो कि L है वो M के पैरेलल है, जो कि L M के पैरेलल है, इसका मतलब अगर L M के पैरेलल है तो इसका मतलब जो एंगल 1 होगा और ये जो एंगल 2 होगा ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल गिवन है, हमें गिवन है ये। तो हम क्या कर रहे हैं अब यहां पे, पहले गिवन होता है फिर टू प्रूव, उसके बाद लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ में हम कर रहे हैं कि गिवन है L पैरेलल टू M, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दैट इज कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्लियर। ऐसे ही M N के पैरेलल है, M पैरेलल टू N, ये भी गिवन है। इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं, ठीक है। M पैरेलल N के, तो अगर M पैरेलल N के तो 2 और 3 भी बराबर होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो देयरफॉर ये भी क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसको सेकंड मान लो, मानते हो तो मान लो, क्या ही दिक्कत है। और नहीं तो आप खुद ही सोचो, एंगल 1 2 के बराबर है और 2 3 के बराबर है। मतलब अगर एंगल 1 2 के बराबर है, मान लिया कि 2 की वैल्यू 5 है, 2 की वैल्यू 5 है, एंगल 1 इसके बराबर है, 5 हो गया, 2 की वैल्यू 5 है और 2 3 के बराबर है, मतलब 3 की वैल्यू भी 5 होगी, क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। सिंपल सी बात है, एंगल 1 भी 5 के बराबर है और ये 2 की वैल्यू 5 है तो 3 भी 5 हुआ। 2 मान लिया 5 है तो एंगल 1 की वैल्यू 5 होगी, अब 2 की वैल्यू 5 है तो एंगल 3 की भी 5 होगी। तो इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल आ गए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, किसी भी दो पैरेलल लाइन के अगर ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है और उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल आ जाती हैं तो देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। तो एंगल 1 और 3 कोरस्पॉन्डिंग एंगल। आप डेकोरेशन के लिए लिख सकते हो, इफ corresponding angles are equal then line will be parallel। तो therefore L parallel to N hence proved। तो ये था। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। यहां तक इतना ही था डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर निचोड़ का मतलब क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका बेसिक, उसमें क्या क्या चीजें हैं। फिर मैं हॉट्स लेके आऊंगा, वन शॉट लेके आऊंगा। तो यहां तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।